हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 5 डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन की। ये हमारी सेकेंड वीडियो है, ठीक है। ये हमारी सेकेंड क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डाइजेशन में फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल एंड विटामिन को क्लियर करेंगे। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोना कवर द रेस्पिरेशन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूं। बट आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, तो एक वीडियो में कंप्लीट कराना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आई विल गिव माई 1000%, रेस्ट विल बी लाइक देखते हैं क्या होता है। ओके तो ये जो है आज हम इस वीडियो में यही सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। एंड या इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक्स को हलवा क्लियर किया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा है, स्टमक के बारे में पढ़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में पढ़ने, एसोसिएटिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है, पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स पढ़ा है। तो वो वीडियो भी आप देख लेना। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन। तो पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था मैकेनिकल एंड केमिकल में थोड़ा सा डिफरेंस। मैकेनिकल नाम ही आपको बता रहा है कि यहाँ पे कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी, यानी यहाँ पर जो फूड है उसको स्मॉलर पीसेज में तोड़ा जाएगा विदाउट एनी केमिकल चेंज। कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जस्ट आप एक फूड को खा रहे हो, उसे चीव कर रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, अपने तित्त यानी आप एनर्जी लगा रहे हो, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो चल रहा है। उस हिसाब से आप देखते हो कि आप अपने फूड को स्मॉलर पीसेज में तोड़ रहे हो। कहाँ तोड़ रहे हो? अपने माउथ में च्यूइंग के द्वारा, स्टमक में चर्निंग के द्वारा, एंड इंटेस्टाइन्स में सेगमेंटेशन एंड पेरिस्टालसिस के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल डाइजेशन सिर्फ आपके माउथ में ही होता है जहां आप दांतों से खानों को चबा रहे होते हो, बिल्कुल नहीं। आप खाने को चबा रहे हो वो भी एक मैकेनिकल डाइजेशन है। स्टमक में जो खाना है वो चर्निंग की प्रोसेस कर रहा है, यानी उसमें उसका मथना, खाना जो है, जो छोटे छोटे खाने गए हैं, पार्टिकल्स गए हैं, वो उनकी जो मथने वाली प्रोसेस हो रही है, जो चर्निंग की प्रोसेस है, उसे भी हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और पेरिस्टालिसिस एंड सेगमेंटेशन को भी, जो इंटेस्टाइन्स में होते हैं, उन्हें भी हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। ओके, देन इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। मैकेनिकल डाइजेशन से हमें क्या मिलता है कि एंजाइमेटिक एक्शन और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। जब आप किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दोगे तो उनका डाइजेशन करना इज़ वेरी ईजी, ना कि एक बड़े पार्टिकल का। ओके, तो मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? एक फिजिकल डाइजेशन आप मान लो, जहाँ पर हम बड़े से फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहे होते हैं। कोई भी केमिकल का यूज यहाँ पर नहीं हो रहा होता है। एग्जाम्पल है माउथ में चीविंग करना, स्टमक में चर्निंग होना और इंटेस्टाइन में सेगमेंटेशन एंड पेरिस्टालसिस होना। ओके, देन मैकेनिकल डाइजेशन टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि बहुत इजी है कि हमारे मुंह में हमने खाना खाया एंड उसको हमने चीव करने लगे, यानी कि हम उसे चबाने लगे। इट इज़ अ वेरी इजी थिंग। हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में मैकेनिकल डाइजेशन दो टाइप के मूवमेंट से होता है, जैसा मैंने आपको बताया, सेगमेंटेशन एंड हमारा एक अनदर यहाँ पर पोर्शन लिखा हुआ है पेरिस्टालसिस। ठीक है, यहाँ आप बात करोगे कि सेगमेंटेशन में क्या हो रहा होता है। दीज आर द लोकलाइज मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर्स इन द पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिसेंडेड विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ काइम। जो काइम, काइम क्या था? छोटे छोटे अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स थे, है ना, जो स्टमक से आ रहे थे, अनडाइजेस्टेड पोर्शन, जो कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेस्ट होंगे, उनका हम यहाँ पर सेगमेंटेशन देखते हैं। मतलब उन्हें और भी ज्यादा छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। एंड सेगमेंटेशन आपको हेल्प करता है मिक्सिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ काइम। ठीक है, बट इट डज नॉट पुश काइम फॉरवर्ड। सेगमेंटेशन में ऐसा नहीं है कि काइम आगे बढ़ता जाएगा, कि स्मॉल इंटेस्टाइन से बढ़ करके हम लार्ज इंटेस्टाइन में चले गए, बिल्कुल नहीं। काइम वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहेगा, छोटे छोटे सेगमेंट्स में और टूटेगा, मिक्स होगा और एब्जॉर्प्शन उसका होना वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है माइग्रेटरी मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे कि हम MIMC भी कहते हैं। ये एक टाइप का पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। जैसा मैंने अभी आपको आगे पढ़ाया कि सेगमेंटेशन एंड पेरिस्टालसिस दो तरीके के हमारे मैकेनिकल डाइजेशन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो MIMC दैट इज माइग्रेटिंग मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स एक टाइप का पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, जिसमें आप देखते हो कि जो काइम का वॉल्यूम है
डिसेंडेड पोर्शन में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग वाला पोर्शन होता है, तो डिसेंडेड पोर्शन में जो हमारे काइम का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी उसको कम कर दिया जाता है। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि काइम को फॉरवर्ड मूव किया जा रहा है। सेगमेंटेशन में देयर इज नो मूवमेंट ऑफ काइम फॉरवर्ड, ठीक है, लेकिन हमारे माइग्रेटरी मोटेलिटी कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम जो है उसका वॉल्यूम कम हो जा रहा है और उसको अब हम आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। नाउ जो रिमेनिंग हमारे काइम्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो 3 to 5 आवर्स में क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वेयर एज अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करें तो केमिकल डाइजेशन जो होता है, अब जब काइम पुश होकर के बाहर मतलब आगे बढ़ रहा है तो काइम एंटर जब करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, तो वो पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, है ना। तो अब आपको मैंने बताया था कि जब आप स्वेलो करते हो, खाने को खाते हो, इंजेस्ट कर रहे हो, तो आपके मुंह में ही जो खाना है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है और एक बोलस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्या बना लेता है, बोलस। तो बोलस क्या था, आप जो फूड खा रहे हो और प्लस जो आपको यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स किया तो बोलस बन गया। फिर यही बोलस आगे ईसोफेगस से बढ़ करके हमारे स्टमक में आता है और इस बोलस को और ज्यादा स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं वो तोड़ती हैं और काइम का फॉर्मेशन कर लेती हैं। सो काइम बेसिकली हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। ये काइम आगे बढ़ता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री लेता है। तो जो काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है वो एक्चुअली क्या है, अगर हमने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया है यहाँ पर तो वो सलाइवा के साथ मिलेगा, थोड़ा डाइजेस्ट होगा, फिर वो काइम बन जाएगा, फिर काइम यही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी एंजाइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, जो माउथ से लेकर के स्टमक तक, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एसोसिएटेड ग्लैंड जो लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सारे हमें क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कर देते हैं, ऊपर से गिरा देते हैं कि ले भाई स्मॉल इंटेस्टाइन अब डाइजेशन कर, है ना। तो पेनक्रियाज हमें पेनक्रियाटिक जूस दे देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद हमें गॉल ब्लैडर से बाइल मिल जाता है, तो ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में व्हाट वी हैव अनडाइजेस्टेड पार्शियली डाइजेस्टेड काइम प्लस वी हैव सो मेनी डाइजेस्टिव जूसेस, ओके, जो कि एक्चुअली में डाइजेस्टिव जूसेस क्या है, एक तरीके के एंजाइम है। ये क्या करेंगे, एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस मिल करके क्या करेंगे, डाइजेशन को स्टार्ट कर देंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड पूरा डाइजेशन, जो लिपिड होगा, जो कार्बोहाइड्रेट होगा, जो प्रोटीन होगा, उसका हम देखेंगे डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड कलेक्टिव इफेक्ट पर ऑब्वियसली एफर्ट पेनक्रियाटिक जूसेस के, बाइल के एंड इंटेस्टाइनल जूसेस के लगते हैं। तो तीनों तरीके के पेनक्रियाटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस कलेक्टिवली मिल करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट कर देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब समझिए, जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं, मान लो कि कोई हमने मैक्रोमोलिक्यूल खाया है, तो उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में यानी मोनोमर में तोड़ने लगा जाता है। मैक्रोमोलिक्यूल यानी बड़ा मॉलिक्यूल, इसे आप पॉलीमर भी कह सकते हो, एंड देन उसको तोड़ करके मोनोमर यानी सिंगल यूनिट में बोला जाता है। लाइक इसका बहुत एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं बताऊं तो आप बूंद बूंद से सागर बनता है, आपने सुना होगा, तो बूंद इज अ मोनोमर एंड बहुत बड़ा एक सागर बन गया तो उसे आप पॉलीमर कहते हो, ठीक है। तो मोनोमर क्या है, अब देखो यहाँ पर जो भी आप खाना खा रहे हो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में एंजाइम्स मिल करके तोड़ेंगे। अगर मैं माउथ की बात करूं तो माउथ में सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च एक पॉली लाइक हमारा सेकेराइट है जो कि हमारे एक मोनोसेकेराइट में टूट रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो बड़ा पार्टिकल यानी स्टार्च छोटे पार्टिकल माल्टोज में टूट जाता है बाई आवर सलाइवरी एमाइलेज, जो कि हमारे माउथ में आपको देखने को मिलता है। फिर स्टमक में आप जैसे ही आते हो, पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट मतलब तोड़ देता है। HCl जो है प्रोटीन को डीनेचुरेशन कर देता है, यानी उसका पूरा का पूरा एक्टिविटी ही खत्म करवा देगा और डाइजेशन की तरफ बढ़ने लगता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही जो पैनक्रियाटिक जूसेस में से एमाइलेज है वो स्टार्च को अगेन माल्टोज में तोड़ेगा। लाइपेज जो है वो लिपिड को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में तोड़ देंगे।
ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ देंगे। एंड ब्रेश बॉर्डर एंजाइम जैसे कि माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, पेप्टाइडेज, ये सब भी अपना अपना काम करेंगे और बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी को उसे एब्जॉर्ब करना है एंड तभी हमें एनर्जी मिलेगी। ओके, हमारा ब्लड फ्लूइड है ना, उसमें एब्जॉर्प्शन के लिए वी नीड समथिंग लाइक कि बहुत छोटू पार्टिकल्स हो। बड़े पार्टिकल्स बिल्कुल भी एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में नहीं हो सकते हैं। ओके, तो इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस, ये सभी कार्य करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। सो दिस इज आवर केमिकल डाइजेशन। अब हम एक एक तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे प्रोटीन, कैसे लिपिड, कैसे विटामिन, इन सभी का डाइजेशन होता कैसे है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, और ये डाइजेशन कैसा होगा? केमिकल डाइजेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने मैकेनिकल डाइजेशन में पढ़ लिया कि सेगमेंटेशन एंड पेरिस्टालिसिस MIMC के द्वारा मैकेनिकल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं हमारा जो केमिकल डाइजेशन है वो किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैरीड आउट होता है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट आ जाए तो उसका डाइजेशन किस प्रकार होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री लेता है तो यानी स्टार्च, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च को तोड़ा जाता है माल्टोज में, माल्टेरियोज में और अल्फा डेक्सट्रीन यूनिट में। ठीक है, कौन तोड़ता है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज तोड़ता है। ऑब्वियसली ये हमारा एक पेनक्रियाटिक जूस हो गया। ठीक है, फिर हमारे ब्रश बॉर्डर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं इन पे और इनको और भी ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, यानी अल्फा डेक्सट्रेज हो गया, जो कि एक्ट करता है अल्फा डेक्सटरीन पे और प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो, स्टार्च को तोड़ा गया माल्टोज में, किसने तो माल्टोज हो गया, माल्टेरियोज हो गया या फिर डेक्सटरीन हो गया। ठीक है, तोड़ा किसने? पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने। ओके, अब इनको और भी छोटे में तोड़ा गया कि डेक्सट्रीन को उठा के हम लोगों ने क्या कर दिया? ग्लूकोज में तोड़ दिया, जो कि सबसे छोटी यानी कि मोनोसेकेराइड की एक यूनिट है। स्मॉलर यूनिट यही है। कौन तोड़ रहा है? अल्फा डेक्सट्रीन तोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो है वो बिल्कुल छोटे पार्टिकल यानी मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, माल्टेज स्प्लिट करता है माल्टोज और मेल्टेरियोज में, 2 से 3 यूनिट ग्लूकोज हमें मिल जाती है माल्टेज से। लैक्टेज डाइज, मान लो लैक्टेज अपन ने ले लिया है ना, हमारे पास लैक्टोज लेने का क्या है, दूध पी लिया हम लोगों ने, तो वो तो वहां से लैक्टिक एसिड आएगा ना, लैक्टोज। तो लैक्टेज जो एंजाइम है वो लैक्टेज को डाइजेस्ट करेगा और लैक्टेज को तोड़ करके छोटे मोनोसेकेराइड यूनिट में कन्वर्ट करेगा, जिसका नाम है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, अगर हमने सुक्रेज खा लिया, मतलब सुक्रोज खा लिया, तो सुक्रोज पे जो हमारा एंजाइम यूज होगा, जो उसको तोड़ेगा, वो उसका नाम है सुक्रेज। और सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अगर अपन ने सेलुलोज खा लिया, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, तो ये मत सोचना कि ये डाइजेस्ट हो पाएगा, ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और ये आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो एक टर्म है रफेज। ठीक है, रफेज जो है ये सेलुलोज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को हम बहुत ही छोटे छोटे मोनोसेक्राइड यूनिट जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इनमें हम इनको तोड़ रहे हैं। और ये भी याद रखना कि एंजाइम में मैक्सिमली हम देखते हैं ना, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया एंजाइम यूनिट में कि एज जो है वो लगा होता है। कुछ आपके अलग अलग जैसे पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन है, दे आर द एक्सेप्शन जहां पर एज नहीं लगा है इनके लास्ट सफिक्स में, बट दे आर एंजाइम। मोस्टली में आप देखोगे कि एज जो है वो लगा होगा। जैसे माल्टेज जो है वो तोड़ रहा है माल्टोज को 2 से 3 यूनिट ऑफ ग्लूकोज में। लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ रहा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सेलुलोज बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता है, इसीलिए इसे हम रफेज कहते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज को आपको याद रखना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैसे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हमारा कार्बोहाइड्रेट का पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़े जा रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में तोड़े जा रहे हैं हमारे पेनक्रियाटिक जूसेस के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा, वो आपको यहाँ पर मुझे बताना था।
फिर यही हम बात करें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ लिपिड एंड डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, तो यहाँ देखिए जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्ब ऑक्सीपेप्टाइडेज है, इलास्टेज है, ये सब हमारे प्रोटीन्स को पेप्टाइड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इनकी छोटी सी यूनिट होती है। ये पेप्टाइड फिर और ज्यादा छोटे छोटे एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय टू एंजाइम्स, एमाइनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज से, विच ब्रेक्स एमाइनो एसिड इन अ सिंगल एमाइनो एसिड। अब बात मेरी समझो, आपको मैंने पढ़ाया था कि बहुत सारे जब एमाइनो एसिड्स चेन में मिलते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, दीज आर द एमाइनो एसिड्स, ओके। और ये एमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके एक लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन बना लेते हैं। ये क्या है, ये एमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो बूंद बूंद से सागर बनता है, बहुत सारे एमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। बीच में क्या चाहिए, बीच में चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अगर हमें बीच में पेप्टाइड बॉन्ड मिल गया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आप एक लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन बना ले रहे हो। फिर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बदलता है एंड देन ये टर्शरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ना। समझ में आ रहा है आपको, ये सेकेंडरी, ठीक। तो ये सेकेंडरी वाले को अपन ज्यादातर बहुत ही अच्छे से प्रोटीन कहते हैं कि भाई ये प्रोटीन है। अब देखो, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, कार्ब ऑक्सी पेप्टाइडेज हो गया, ये इलास्टेज हो गया, ये इन प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं छोटे छोटे पेप्टाइड यूनिट्स, यानी सेकेंडरी में, प्राइमरी पेप्टाइड यूनिट में तोड़ देंगे, ठीक है। फिर अब तोड़ने के बाद हमें मिलेगा, मान लो प्राइमरी वाला हमें मिला, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एक एक चेन मिल रही है एमाइनो एसिड्स की, ठीक। इन एमाइनो एसिड को भी तोड़ने का प्रबंध किया गया है। दो एंजाइम्स हैं, एमाइनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज, जो इन एमाइनो एसिड के भी चेन को तोड़ करके एक सिंगल सिंगल एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। देखिए, आपको बायोमोलिक्यूल्स जो है वो पहले ही मैंने इसीलिए पढ़ाया है और पहले आपके सिलेबस में इसीलिए दिया है ताकि आप मोनोमर, पॉलीमर, ये सारी चीजें समझ पाओ। तभी जब पॉलीमर से मोनोमर टूटेगा तो वो आप रिकनेक्ट कर पाओ कि कैसे एमाइनो एसिड्स मिलकर के पेप्टाइड बॉन्ड से प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो अगर कोई भी हमारा एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये किसी टर्शरी प्रोटीन को तोड़ेगा स्ट्रक्चर को, तो हमें सेकेंडरी यूनिट मिलेगी, फिर प्राइमरी यूनिट मिलेगी, फिर हमें एक एमाइनो एसिड की जो लीनियर चेन है जिसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कह रहे हैं, अगर हमें उसे भी तोड़ना है तो फिर हम यूज करेंगे हमारे दो टाइप के एंजाइम्स, एमाइनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज, जो एमाइनो एसिड की चेन को भी सिंगल सिंगल एमाइनो एसिड में तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। डाइजेशन मतलब होता ही ये है कि आप एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेशन ऑफ लिपिड। मोस्ट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड जो हमारे फूड्स में पाए जाते हैं वो लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, मोनोग्लिसराइड्स होते हैं। तो इनको तोड़ने का काम हमारे पेनक्रियाटिक में जो लाइपेज होते हैं, पेनक्रियास के द्वारा जो लाइपेज एंजाइम है जिसे हम पेनक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को इमल्सिफाई कर दिया जाता है। सबसे पहले तो कोई बड़ी सी चेन हमें दी जाएगी तो हम उसको छोटा 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 काटेंगे, फिर उस छोटे छोटे को और छोटे छोटे में काटेंगे। तो लॉन्ग फैटी एसिड चेन को सबसे पहले तो हम इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस से शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। देन जो हमारा बाइल सॉल्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके द्वारा डाइजेशन फर्दर जो हमारे लिपिड का है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देन डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो पेनक्रियाटिक जूस जैसे कंटेन करते हैं न्यूक्लिएजेस, हमारे न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, राइबोन्यूक्लिएसेज जो कि डाइजेस्ट करेगा आरएनए को, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएसेज जो कि डाइजेस्ट करेगा डीएनए को, into the nucleotide. These nucleotides are further digested by brush border enzyme जिसका नाम है nucleosidases and phosphatases for pentose, phosphate and nitrogenous bases. तो जितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम हमारे
अगर आरएनए है तो राइबोन्यूक्लियेजेस, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस, और अदर टाइप में आप देखोगे न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड फॉस्फेटेजेस, जो कि आपके पेंटोजेस, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस जो है ना उसमें कन्वर्ट कर देंगे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स को। तो सबसे पहले इफ यू हैव आरएनए या डीएनए, उनको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट किया जाएगा। देन न्यूक्लियोटाइड से डिफरेंट टाइप के पेंटोज, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस में कौन तोड़ेगा? हमारे न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड फॉस्फेटेजेस। ठीक है, तो ये डाइजेशन हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड का। डाइजेशन समझ में आ गया। नाउ डाइजेस्ट करके अपन को पढ़ना है कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देखो, all the chemicals and mechanical phases of digestion convert large molecules into smaller one, जैसे हमने पढ़ा, and easily अब हम इसे absorb कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया गया मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स में, जैसे ग्लूकोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए, गैलेक्टोज हो गए। प्रोटीन्स को हमने कन्वर्ट किया सिंगल अमाइनो एसिड्स में, डाइपेप्टाइड्स में, ट्राइपेप्टाइड्स में। हमने लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट किया फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल एंड मोनोसेक्राइड्स में। पैसेज ऑफ जितने भी हमारे ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं जीआई ट्रैक्ट से कैसे इनको ब्लड एंड लिम्फ में लेकर के आना है, उसे ही हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू नोट कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। पैसेज जितने भी हमने डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोसेक्राइड, इन सभी को कैसे हम जीआई ट्रैक्ट से ब्लड में लेकर के जाएंगे या लिम्फ में लेकर के जाएंगे, इसी प्रोसेस को अपन एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दे कैन मूव फ्रॉम ल्यूमेन इनटू द एब्जॉर्प्टिव सेल एंड देन पास टू द ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज और लैक्टियल इन द विलाई। तो कहाँ कहाँ जा रहा है? ल्यूमेन से मूव करके एब्जॉर्प्टिव सेल में, फिर वहां से ब्लड, लिम्फ, कैपिलरीज में जा रहा है। लैक्टियल्स क्या होते हैं? लैक्टियल्स ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज के एक नेटवर्क होते हैं जो पूरी तरीके से फैट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्ब फैट जो होता है ये मिल्की अपीयरेंस शो करता है, हेंस दे आर कॉल्ड लैक्टियल्स यानी मिल्की, जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, लैक्टियल्स। ठीक है, अब 90% of the all absorption of nutrient occurs in the small intestine। बताया ही था कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। एब्जॉर्प्शन इज डन बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस से, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सभी के द्वारा जो हमारे ब्लड है उनमें ये छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, तो ये जो जितने भी लाइक डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट में, उनमें हायर कंसंट्रेशन हो गया है ना, और हमारे ब्लड लिम्फ्स, ब्लड वेसल्स हो गए, लिम्फ्स हो गए, इनमें लोअर कंसंट्रेशन यानी कुछ है ही नहीं न्यूट्रिएंट। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे तो उस प्रोसेस को अपन डिफ्यूजन कहेंगे। वहीं ऑस्मोसिस क्या है कि जब बढ़ रहे होंगे तो बीच में वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को जब तोड़ करके बाहर निकलेंगे, लाइक हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे लेकिन बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, तो उसे अपन ऑस्मोसिस कहेंगे। और यही न्यूट्रिएंट्स को अगर बीच में किसी प्रोटीन वगैरह की जरूरत पड़ गई कि मैं पहले प्रोटीन पे बैठूंगा फिर जाऊंगा ब्लड के अंदर, तो एक जब कैरियर की जरूरत पड़ गई तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी स्पेशल फैसिलिटी चाहिए हमें। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अब इन्हें जरूरत पड़ जाएगी एटीपी वगैरह की, कि हम तो भैया नहीं जाएंगे, न्यूट्रिएंट, कुछ न्यूट्रिएंट्स एकदम बैठे रहेंगे कि अपन तो नहीं जाएगा भाई, पहले एनर्जी दो तब मैं जाऊंगा, है ना, और ब्लड को चाहिए कि न्यूट्रिएंट आए, तो वो वहां पर एटीपी का कंजप्शन होने लगेगा। वैसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कहेंगे। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। अब एब्जॉर्प्शन की बात करें कि मोनोसेक्राइड यानी जो हमने कार्बोहाइड्रेट जो पढ़ा था कि डाइजेशन हुआ तो वो मोनोसेक्राइड में टूटा। अब ये मोनोसेक्राइड कैसे एब्जॉर्ब होगा? देखो, मोनोसेक्राइड एब्जॉर्ब होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है उनको तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है वाया SGLT1 यानी जो सोडियम डिपेंडेंट आपके ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जहां एटीपी का कंजप्शन होता है, उसी के द्वारा ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपके ब्लड और लिम्फ में देखने को मिलेंगे। अगर ये मोनोसेक्राइड में फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेगा GLUT5 के द्वारा। ग्लूट के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके,
फिर ये एंटर्स करेंगे ब्लड स्ट्रीम में वाया GLUT2। ठीक है, समझ में आ गया। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की अगर मोनोसेक्राइड की यूनिट है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन शो करेंगे, मतलब कि हमारे जीआई ट्रैक्ट से वो एब्जॉर्ब होंगे हमारे ब्लड और लिव में बाई सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वहीं हमारा जो फ्रक्टोज अगर मान लो कि वो मोनोसेक्राइड है तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा GLUT5 जो है वो इसका ट्रांसपोर्ट कराएगा और फिर इसको GLUT2 के द्वारा हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मोनोसेक्राइड हमारे एब्जॉर्ब हो गए। लिपिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ऑल डायट्री लिपिड्स आर एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। नॉर्मल डिफ्यूजन हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन में ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ा जाता है मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड में। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इजिली। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड जो है उनको हेल्प लगती है, बाइल सॉल्ट के द्वारा वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। बाइल सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं टाइनी टाइनी स्फेयर्स जिसको हम मिसेल्स कहेंगे, जो कि इन फैटी एसिड्स को कैरी करेंगे, मोनोग्लिसराइड को कैरी करेंगे। ठीक है, टू द एब्जॉर्प्टिव सेल, और ये मिसेल्स इन फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड को एब्जॉर्प्टिव सेल तक पहुंचा देंगे और एब्जॉर्प्शन इनका हो जाएगा। मिसेल्स जो होते हैं दे हेल्प टू सोल्यूबलाइज एंड एब्जॉर्ब अदर लार्ज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के एंड कोलेस्ट्रॉल। इन सभी को भी मिसेल हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। ठीक है, देन वी हैव अमाइनो एसिड। मान लो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में टूटा होगा, डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड में टूटा होगा, तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? मोस्टली जो प्रोटीन्स होते हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी अपन को यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन देखना पड़ेगा, लाइक एटीपी कंजप्शन होगा। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल में, फिर उनको तोड़ा जाता है सिंगल अमाइनो एसिड्स में, और फिर इन अमाइनो एसिड का जैसे हो रहा था एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, वैसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम इनडाइजेस्टेड फूड, लिक्विड एंड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, नेगेटिवली चार्ज आयंस, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, अदर इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एक्सेट्रा, इन सब का पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन आप एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एटीपी का कंजप्शन करके भी इनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है और विदाउट कंजप्शन भी इनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता रही हूँ। वी हैव टू टाइप्स ऑफ विटामिन, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। यानी जो फैट में घुलनशील होंगे वो फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाएंगे, जो वाटर में घुलनशील होंगे वो वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे। तो केवल बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपके विटामिन होते हैं दे ऑल आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक याद करने का। आपको याद रखना है कीड़ा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? फैटी कीड़ा। मैंने इसको इसी तरीके से याद किया था, फैटी कीड़ा। फैटी कीड़ा यानी एक मोटा सा कीड़ा मैंने देख लिया। तो फैटी यानी फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन हैं? के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। फैटी कीड़ा आपको याद रखना है, फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, तो ये फैट सॉल्युबल होते हैं, तो इनका एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से आपको देखने को मिलता है, मिसेल फॉर्मेशन जैसे मैंने पढ़ाया था। ठीक है, देन इट्स अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसका एब्जॉर्प्शन देखो, वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या है ना कि हमारे जीआई ट्रैक्ट में ऑलरेडी होता रहता है। ठीक है, ऑस्मोसिस के द्वारा, because water can move across the intestinal mucosa in both direction. The absorption of water from the small intestine depends on the absorption of electrolytes and nutrient to maintain the osmotic balance with the blood. So basically absorption जो हमारे water का होता है वो हमारे osmosis के द्वारा होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये भी पढ़ना है, जैसे ये देखिए ये बहुत, देन दिस इज अ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, अभी देखो ये वाला जितना पोर्शन है, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन, जहां से ये आपके जीआई ट्रैक्ट में आएगा। ठीक, यहां से हमें क्या करना है ना, यहां से हमें ये ब्लड कैपिलरीज जो है, ये पूरी की पूरी ब्लड कैपिलरीज हैं, इनमें
हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन्हें हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब कराना है। सो बेसिकली हम यहाँ ये देखते हैं कि जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हो गया, वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विथ Na, सोडियम के साथ उसका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और वो मोनोसेकेराइड हमारे ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। फिर फ्रक्टोज जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा हमारे ब्लड कैपिलरी में आ रहा है। तो बेसिकली दिस पोर्शन इज आवर ब्लड कैपिलरी एंड बीच में आपको माइक्रोविलाई दिखेंगे जिसपे आपको ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स दिखेंगे। ओके, देन हमारे अमाइनो एसिड जो है उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है सोडियम के साथ, और वो हमारे ब्लड कैपिलरीज में पहुंच सकती हैं। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड जो कि प्रोटीन का अगेन पार्ट है, इनका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है हाइड्रोजन के साथ और डिफ्यूजन के थ्रू ये हमारे ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाती हैं। देन वी हैव आवर शॉर्ट चेन फैटी एसिड जिसका सिंपल डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के द्वारा ये ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाती हैं। लॉन्ग फैटी एसिड को तोड़ा जाता है शॉर्ट फैटी एसिड में, मोनोग्लिसराइड्स, और देखो यहाँ पर हमें मिसल्स बना के दिए गए हैं। मिसल्स में हम क्या करते हैं, लॉन्ग फैटी एसिड चेन को एसिड को मोनोसेक्राइड को भर देते हैं, लाइक गुब्बारे जैसा उसमें भर देंगे और उस गुब्बारे को फिर हम अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारे ब्लड वेसल्स तक पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे पूरे के पूरे ब्लड ल्यूमेंस में। ओके, सॉरी ब्लड कैपिलरीज में। ओके, नाउ ऑब्वियसली हमने ये पढ़ लिया कि सारा का सारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, फाइनल पार्ट है हमारे जीआई ट्रैक्ट का, रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन प्रोडक्शन के लिए, फीसेस फॉर्मेशन के लिए एंड एक्सपल्सन के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन के टाइम पे ऐसा नहीं है कि चीजें डाइजेस्ट ही होती जा रही हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स भी निकलते हैं। तो जो निकलने वाला पार्ट है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स हैं, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा निकल जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन हमारी बॉडी कुछ भी न्यूट्रिएंट वेस्ट नहीं करना चाहती है। तो जब जो भी पार्ट हमारा निकल रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा होता है, वहां पर अगर कोई पार्ट ऐसा है जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया जा सकता है, री एब्जॉर्प्शन जो है हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट का हो सकता है, तो वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में किया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन प्रोडक्शन भी करते हैं एंड साथ ही साथ में क्योंकि ये लास्ट पार्ट है हमारे जीआई ट्रैक्ट का, तो ये फीसेस फॉर्मेशन यानी जो आप पॉटी करते हो, जो फीसेस होते हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट करता है 4 मेजर रीजन, जिसमें आपको सीकम दिखाई देगा, कोलॉन दिखाई देगा, रेक्टम एंड एनल कैनॉल दिखाई देगा। ठीक है, इलियोस्पिकल जो स्पिंचर है, एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो ये हमारे 2 रीजन को जोड़ता है, लार्ज इंटेस्टाइन को, और जो सीकम वाला रीजन है वो जो जुड़ रहा है उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, इलियोसिकल स्पिंचर कहेंगे। ये मूवमेंट कंट्रोल करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो भी मूवमेंट होता है उसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, देन ये देखो, ये इलियोसिकम जो है ये एक्चुअली में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम है उसके बीच का ये एक जगह है, जो सेंटर है जो जोड़ रहा है इन दोनों को, उसे हम इलियोसिकल स्पिंचर कहेंगे। इस चीज को याद रखना। सीकम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, स्पिंचर के पास आपको देखने को मिलेगा, क्वाइल्ड आपके अपेंडिक्स अटैच होंगे इसी सीकम वाले रीजन पे। कोलॉन जो है वो लॉन्ग ट्यूब है, डिवाइडेड होता है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलॉन में। ये सब मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाया है। रेक्टम हमारा लास्ट 20 सेंटीमीटर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट है, फाइनल 2 to 3 सेंटीमीटर ये एनल कैनॉल तक जाता है। एंड देन एनस आ जाता है, ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग है, कंट्रोल्ड बाय स्मूथ मसल्स एंड लाइक इंटरनली ये स्मूथ मसल्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं एंड एक्सटर्नली इन्हें हम स्केलेटन मसल के द्वारा क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, तो ये आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है। देखो ये हमारे ट्रांसवर्स कोलॉन है, दिस इज आवर असेंडिंग कोलॉन एंड दिस इज आवर डिसेंडिंग कोलॉन, एंड यहाँ पर मुड़ा हुआ है हमारा सिग्मोइड कोलॉन। ये रेक्टम है बिल्कुल एकदम नीचे वाला पार्ट, और सीकम के ही पास आप देख रहे हो कि एक हमारा एक अपेंडेजेस, आउटर अपेंडेजेस छोटू सा निकला हुआ दिखाई देता है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। देन वी हैव अ राइट हिपैटिक फिशर, ये राइट हिपैटिक फिशर है, ये लेफ्ट हिपैटिक फिशर है। एंड इसी में आप देखते हो कि बीच में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस तरीके से एडजस्टेबल रहता है। तो जिस पॉइंट पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन
इस सीकम से जुड़ता है, सीकम यानी दिस पोर्शन, इस सीकम से जहां जुड़ता है उस पॉइंट को हम इलियोसिकल स्पिंचर कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो एंड एक्चुअली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लास्ट में हमें फंक्शंस पढ़ने हैं कि जीआई ट्रैक्ट के फंक्शन क्या है। तो देखो, इंजेशन ऑब्वियसली हम फूड को माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं। देन डाइजेशन होता है कि ब्रेकिंग डाउन होता है उन फूड का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन देखने को मिलता है। देन उन न्यूट्रिएंट का जो हमें मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन के थ्रू मिले हैं उनको हम एब्जॉर्ब करते हैं, उनका जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम तक जाते हैं। देन न्यूट्रिएंट यूटिलाइज होता है हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा रीग्रोथ करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिज्म को लाइक प्रोसीड करने के लिए। फिर जो भी अनडाइजेस्टेड पोर्शन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है एक डिफेक्शन के रूप में एक्सक्रीशन की प्रोसेस से। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट and this is all about the today's video, and we are done with the digestive system. In the next video we will gonna cover about the respiratory system. Okay, so I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. Please do like, share and subscribe to this channel. Let's meet in the next video. Bye bye, take care, be happy, and don't forget to subscribe this video, and please share this video to your junior okay junior seniors, then आपके जितने भी कलीग्स होंगे जिन्हें भी ज़रूरत है, प्लीज़ आप इन्हें शेयर करें. ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय.